हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू सक्सेस। यानी कि जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे, वही आपका मूल आधार होगा कि आपकी सफलता आगे कैसे होगी। ठीक है, उसके लिए राइट या मैंने कल भी आपको बताया था कि सिर्फ सोचने से आप कुछ कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको बस दृढ़ता से एक्शन भी लेना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत भी करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। द इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट सीटा। बोल रहे हैं हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक विस्तृत जो एक समझौता है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, साइंड बाय टू कंट्रीज ऑन थर्सडे, जिसको कि दोनों देशों ने थर्सडे को साइन किया। A good example of the give and take between two large economies of comparable size। तो बोल रहे हैं ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है गिव एंड टेक का, कि आदान प्रदान वाला जो रिश्ता होता है ना, कि मैं तुम्हें फलानी चीज दूंगा, तुम मुझे फलानी चीज दे देना। ठीक है, तो वैसा वाला रिश्ता है दो कंपेरेबल साइज यानी कि अच्छे बड़े साइज की जो इकोनॉमीज है उनके बीच में। वाइल the UK has agreed to provide India duty-free access to about 99% of its tariff lines। बोले जहां यूके ने अग्री किया है कि वो हिंदुस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा लगभग 99% उनकी टैरिफ लाइंस का, यानी कि जो भी वो टैरिफ्स लगाते हैं जिन भी प्रोडक्ट्स पे, उनमें 99% प्रोडक्ट्स में वो ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड देगा। इट हैज बीन मोर कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। लेकिन जब बात आती है कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, कोई कर्मचारी प्रोफेशनल, ठीक है, वो इंग्लैंड में जाके काम करे, तो उस चीज में वो कंजर्वेटिव है, यानी कि उस चीज में वो थोड़ा सा बचाव कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, कि हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट रहे ज्यादा, बाहर के देश के लोग यहाँ पर जाके ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ना हासिल करें। ठीक है, इस चीज में उनका थोड़ा सा रुख है कि वो कंजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट का है। It has set an annual quota of just 1,800 visas for niche professionals। बोल रहे हैं कि इसने एक कोटा सेट कर दिया है सालाना कि केवल 1,800 ही वीजास देंगे। नीश प्रोफेशनल कौन होते हैं? कोई स्पेशलिटी वाले जो प्रोफेशनल्स हो गए, मान लो कि इंजीनियरिंग में डिग्री है वो हो गए, या फिर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है फील्ड के, ठीक है, वो हो गए। तो स्पेसिफिक जो रोल्स हैं उनके लिए केवल 1,800 ही वीजा दिए जाएंगे, जैसे कि सच एस योगा इंस्ट्रक्टर्स एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस, इन इस तरीके के रोल्स के लिए। एंड द एग्रीमेंट फॉल्स सॉर्ट ऑफ making commitments on broader visa categories such as business visitors और IT professionals। और बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है इसमें फॉल सॉर्ट ऑफ मतलब कुछ कमी रह जाना। तो किस चीज की कमी रह गई? कि कोई भी कमिटमेंट नहीं हो पाया किस चीज के ऊपर? जो ब्रॉडर वीजा कैटेगरीज है, जैसे कि बिजनेस विजिटर्स या IT प्रोफेशनल्स, इनके ऊपर ज्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं हो पाया। दिस वॉज समथिंग इंडिया हैड बीन कीन ऑन। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए हिंदुस्तान बहुत इच्छुक था। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ, while India has opened about 90% of its tariff lines for duty free import from UK। जहां हिंदुस्तान ने अपना 90% टैरिफ लाइन खोल दिया है कि यूके से जो भी सामान आएगा वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा, 90% सामान। इट हैज केप्ट की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज डेयरी प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, ओट्स एंड एडिबल ऑयल्स आउट ऑफ द डील। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने भी कुछ मुख्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, ओट्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, इनको डील से बाहर रखा है। की डिमांड्स ऑफ द यूके, जो कि यूके की मुख्य डिमांड्स थी। अब जैसे हिंदुस्तान में प्रोफेशनल्स के लिए मुख्य डिमांड्स रही होंगी, वैसे ही यहाँ पे भी मुख्य डिमांड्स थी कि वो भी एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे देश में आना चाहते थे, बट अब उनको भी मना कर दिया गया। Similarly, while India has committed to reducing duties on automobile imports by a substantial 100 percentage points over time, बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से हिंदुस्तान ने कमिटमेंट दिया है, वादा दिया है कि वो रिड्यूस करेगा, कम करेगा ड्यूटीज, टैक्सेस, जो कि किसके ऊपर लगाए जाते हैं? ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स के ऊपर, बाय सब्सटैंशियल, बहुत बड़ी मात्रा है, 100 परसेंटेज पॉइंट्स। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, 100 परसेंटेज पॉइंट्स एकदम से नहीं होगा,
थोड़ा 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 ओवर टाइम, कि पहले साल में हो सकता है 50% कम कर दिया, 30% कम कर दिया, 20% कम कर दिया, उसके अगले साल में ऐसे, तो वो ओवर टाइम होगा। दीज आर सब्जेक्ट टू अ ग्रेडेड कोटा। इनको ग्रेडेड कोटा के तौर पे देखा जा रहा है, मतलब उसके अधीन है। ग्रेडेड कोटा मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला, ओवर नेक्स्ट डिकेड। अब ये कितने सालों में होगा ग्रेडेड कोटा? अगले 10 सालों में। डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है, तो अगले 10 सालों में। विच गिव्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट। इससे क्या होगा, क्यों ये इस ट्रैजेक्टरी में दिया जा रहा है कोटा कि हाँ भाई आप 100% तो उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे, लेकिन वो एकदम से 100% नहीं होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको टाइम से एडजस्ट करने में मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। A sign of a good deal is when both sides walk away happy but not satisfied. तो कोई भी अच्छी डील का संकेत क्या होता है कि दोनों पक्ष जो है डील करने वाले वो खुश तो हैं पर वो संतुष्ट नहीं है, बट एटलीस्ट खुश है, कोई भी नाराज होके नहीं गया। इन एनी केस, चाहे कुछ भी कोई भी केस हो, सच बायलैटरल डील शुड नॉट बी व्यूड एज अ जीरो सम गेम वेयर वन साइड्स लॉस इज अनदर साइड्स गेम। बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो द्विपक्षीय डील्स होती हैं इनको हमें जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि मान लो ए और बी के बीच में डील हुई, तो ए ने अगर 50 मुद्दों पे फायदा हुआ तो बी को 50 मुद्दों पे नुकसान हुआ। वहीं अगर बी को 50 मुद्दों पे फायदा हुआ और ए को 50 दूसरे मुद्दों पे नुकसान हुआ, तो ये टोटल क्या हो गया, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, ठीक है, तो जीरो हो गया सम, वो हो गया जीरो सम, ठीक है, गेम। तो बोल रहे हैं कि ये जीरो सम गेम की तरह नहीं देखना चाहिए, जहां पे एक पक्ष के अगर जीत हुई है तो मतलब दूसरे पक्ष की हार, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। एनहांसिंग बायलेटरल ट्रेड इज इन बोथ कंट्रीज इंटरेस्ट। अब हमारे बीच के द्विपक्षीय रिश्तों को एनहांस करना, बढ़ाना दोनों ही कंट्रीज के हित में है, especially at a time when the world's biggest trading powers are raising tariff and non-tariff barriers। वो भी तब जब दुनिया की जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर्स हैं, यहाँ पे सीधे तौर पे इशारा किसकी तरफ है, यूएस, और फिर उसके रिटेलिएशन में चाइना। तो ये दोनों ही ट्रेडिंग पावर्स क्या कर रहे हैं, रेजिंग टैरिफ, टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा रहे हैं। द यूके इज अ रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। अब यूके जो है हिंदुस्तान के लिए एक छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है एज कंपेयर टू यूएस, ठीक है, यूएस से कम ही यहाँ पे बिजनेस होता है, बट देयर इन लाइज एम्पल स्कोप ऑफ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ का उम्मीद है, ठीक है, यानी कि हमारे पास यूके में बिजनेस तो कम है, अभी तक हम कम ही इससे डील कर पा रहे हैं, लेकिन संभावनाएं ज्यादा है। While at a macro scale the gains might initially be limited। अगर हम बड़े स्केल पे देखें, बड़े स्तर पे देखें, एट लार्ज पिक्चर देखें, तो शुरुआती हमें ऐसा लग सकता है कि शुरुआत में कुछ ज्यादा गेन्स नहीं हो रहे, कुछ सीमित ही चीजें हैं। द सेक्टर वाइड इंक्रीजेस हैव द पोटेंशियल टू बी सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम प्रत्येक सेक्टर को डिवाइड करें, उसके अंदर हम बढ़ोतरी देखें, तो हमारे पास पोटेंशियल है कि हम बहुत आगे यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। Sectors such as agriculture, textiles, leather and chemicals are all set to see quick gains। अब इसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स का सेक्टर है, ये सभी में तेजी से गेन होने की संभावना है, ठीक है, कि तेजी से गेन यहाँ पे हम देख रहे हैं। देयर इज पोटेंशियल फॉर लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स टू, और यहाँ पे ये भी संभावना है कि लंबे समय तक फायदा मिलेगा। द यूके इज अ मेजर गेटवे टू यूरोप। यूके जो है एक बहुत बड़ा गेटवे यानी कि रास्ता है, ठीक है, बीच का एक अवरोध, बैरियर है यूरोप के लिए, यानी कि यूरोप में एंट्री के लिए यूके इंपॉर्टेंस रखता है। विच इज मच बिगर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। जो कि यूरोप क्या है, ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हिंदुस्तान का। गुड्स डेस्टिन्ड फॉर यूरोप कुड बी रूटेड थ्रू द यूके। अब जो भी गुड्स हमने यूरोप भेजना चाहेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम यूके के जरिए उनको भेज सकते हैं। एंड द ड्यूटी फ्री अग्रीमेंट विल लाइकली एनहांस दिस फ्लो। और क्योंकि अब यहाँ पे चीजें ड्यूटी फ्री हो गई हैं, तो ये ग्रो करना, फ्लो इसका ज्यादा बढ़ सकता है। Companies in other countries that already export to UK will also start viewing India more favorably as an investment destination so as to take advantage of the duty free access। अब जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं जो यूके को एक्सपोर्ट ऑलरेडी करती हैं, वो भी ये जो हिंदुस्तान को एक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है, इसको एक
फेवरेबल चीज के तौर पे देख सकती हैं, एक अच्छी बात के तौर पे देख सकती हैं और हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कि हिंदुस्तान के जरिए से यूके में हम ड्यूटी फ्री एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है, उसका फायदा उठा पाएंगे। It is now up to government to help Indian exporters scale up and compete internationally. अब ये हिंदुस्तान सरकार के ऊपर है कि वो कैसे हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को स्केल अप करता है, मदद करता है कि वो और उनको इंटरनेशनली compete करने में मदद करता है। Another important consideration is that such a deal sets the template for future ones. एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि इस तरीके की जो डील्स होती हैं वो फ्यूचर में ऐसी डील्स का टेम्पलेट सेट कर देती हैं, आधार सेट कर देती हैं। The general trend is that the bigger the economy being negotiated with, the bigger the concessions given. तो आम धारणा तो ये है कि जितनी बड़ी इकोनॉमी के साथ में आप नेगोशिएशन करेंगे उतना ही बड़ा आपको कंसेशन मिलेगा। The United States and the European Union will now want more from India than what it has conceded to the UK. अब यूनाइटेड स्टेट्स यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है हिंदुस्तान से और ज्यादा छूट चाहेंगे जितना कि हमने यूके को कंसीड करी है, यानी कि यूके के साथ में हमने स्वीकार करी है। तो यूरोपियन यूनियन और यूएस और भी ज्यादा इससे फायदा उठाना चाहेंगे। Why can the India-UK CETA be seen as strategic rather than purely economic deal for India? बोल रहे हैं इंडिया और यूके के बीच में जो CETA डील हुई है इसको क्यों कूटनीतिक तौर पे देखा जा रहा है बजाय कि केवल इकोनॉमिक, डिस्पाइट द यूके बीइंग रिलेटिवली स्मॉल ट्रेडिंग पार्टनर, बावजूद इस पहलू के कि यूके जो है वो रिलेटिवली छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिकॉज The UK serves as a gateway to Europe and enhances India's future trade prospects. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यूरोप जो है हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अगर यूके के जरिए हम यूरोप सामान भेजते हैं तो हम ड्यूटी फ्री एक्सेस का फायदा उठा पाएंगे जो कि हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Because India expects major financial aid from the UK as part of the agreement. Incorrect है, हिंदुस्तान ऐसा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा कि उनको कोई बड़ी फाइनेंशियल यहाँ पे एड मिलेगी, मदद मिलेगी। Because India intends to reduce all duties on imports from the UK immediately. Incorrect है, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि सारी ड्यूटीज हटा रहे हैं। 90% पे हमने एक्सेस दिया है, 99% पे उन्होंने एक्सेस दिया है। Because the UK has agreed टू अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स। इनकरेक्ट है, जो नीश प्रोफेशनल्स हैं उनके सिर्फ 1800 वीजाज ही दिए जाएंगे। What is the primary reason that India-UK trade agreement is considered a promising compromise rather than a perfect deal for both countries? क्यों इसको promising compromise बोला गया? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमारी सारी बातें मान ली गई, ऐसा नहीं है कि उनकी सारी बातें मान ली गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों देश जो है निराश होके गए या किसी को घाटा हुआ किसी को फायदा हुआ। दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, दोनों को ही कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बिकॉज बोथ कंट्रीज वॉक अवे विद मैक्सिमम बेनिफिट्स, कि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लेकर दोनों कंट्रीज निकली हैं। तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन काफी हद तक बेनिफिट्स मिले हैं। बिकॉज द डील प्रायोरिटाइजेस द यूकेज नीड ओवर इंडिया स्ट्रैटेजिक गोल्स। इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि यूके की नीड्स को हिंदुस्तान के स्ट्रैटेजिक गोल्स के ऊपर रखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी है एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना, जो कि हिंदुस्तान ने यूके को साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इसमें आपको एंट्री नहीं दे रहे, ठीक है। Because both countries gained something but also had to make concessions. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही देशों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है और उस फायदा उठाने के लिए दूसरे देश को कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ा, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), which of the following statements accurately reflects the mutual trade concessions between India and United Kingdom? तो बोल रहे हैं CETA के अनुसार जो भी इकोनॉमिक हमने कंसेशन दिए हैं एक दूसरे को वो क्या है। The United Kingdom offered duty free access to 90%, 99% पे दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। India committed to reduce automobile import duties by 100% immediately. Immediately नहीं करेंगे, 10 years के ड्यूरेशन में करेंगे। The United Kingdom restricted visa movement to only 1,800 professionals annually, covering broader categories like IT and business professionals. तो 1800 तो किया गया है, ठीक है, लेकिन वो केवल नीश प्रोफेशनल्स के लिए किया गया है, इसमें IT और बिजनेस प्रोफेशनल के लिए क्लैरिटी नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया।
India included certain key UK agricultural products from duty-free access while reducing automobile tariffs gradually over a decade. बिल्कुल करेक्ट है। यूके के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जो वो डालना चाहते थे हिंदुस्तान में, जहां पे वो एक्सेस चाहते थे, पर हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि हम आपको इसमें एक्सेस नहीं देंगे। और उन्होंने ऑटोमोबाइल में 100% का टैरिफ रिड्यूस बोला है, जो कि एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा अगले 10 सालों में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following can be reasonably inferred from the passage about the broader impact of the India-UK trade deal on global economic relations? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा तार्किक रूप से हम मान सकते हैं कि पैसेज में बताया गया ब्रॉडर इम्पैक्ट है इंडिया यूके ट्रेड डील का ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर। देखो इससे क्या होगा, ये एक आधार बन सकता है, ये एक, क्योंकि अब जैसे हिंदुस्तान और यूके के बीच में जो डील हुई, तो यूरोपियन यूनियन, यूएस जैसे देश है वो चाहेंगे हिंदुस्तान से हमें और बेहतर डील मिले। वहीं दूसरी कुछ कंट्रीज जो अपना ट्रेड जो है यूके के अंदर करती हैं, यूके के अंदर उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, वो हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिलवाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये हो सकता है कि फर्दर जब इंडिया यूके के बीच में डील्स हो इन फ्यूचर और किसी बात पे, तो इस डील को आधार बना के और बेहतर डील्स यहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे फायदे हैं। द डील में वीकन इंडियाज नेगोशिएशन पावर विद लार्जर इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड ईयू ड्यू टू ओवर कंसेशंस टू द यूके। इनकरेक्ट है, हमने ओवर कंसेशन नहीं दिया है कुछ भी, पर ये है कि ईयू और यूएस दोनों ही डिमांड कर सकते हैं कि हमें और बेहतर यहाँ पे कंसेशन दो। इंडिया selective protection of agricultural sectors indicates a strategic unwillingness to engage in global trade लिबरलाइजेशन। इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो लिबरलाइजेशन नहीं चाहता ग्लोबल ट्रेड में, लेकिन अपने देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना उसका अधिकार है, बिकॉज हिंदुस्तान की 70% आबादी आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। The agreement could serve as a model that shapes India's future trade negotiations with larger global powers. बिल्कुल करेक्ट है, ये फ्यूचर के लिए जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं उनके लिए एक आधार बन सकता है, मॉडल बन सकता है। इसी के आधार पे या तो वो डिमांड करेंगे कि हमें और ज्यादा बेहतर डील्स चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें एंटोनिम बताना है एम्पलीफाई का। एम्पलीफाई का मतलब कुछ बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना। द ड्यूटी फ्री अग्रीमेंट विल लाइकली एम्पलीफाई दिस फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एंटोनिम क्या हो गया, कम करना। कर्टेल, कर्टेल मतलब कम करना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम पैटर्न बेस्ड होंगे, तो आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।